Hello, my dear friends. I am RP Sir, and I welcome to you in my study channel BSA Guru. मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको टेंस की बारीकियां समझा रहा हूं। इसकी पिछली वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था। तो आइए अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर और सीखते हैं इसे किस प्रकार से याद करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले इसका होगा पहचान। जिस प्रकार से बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्टकट ट्रिक में एकदम याद नहीं होगा, इसलिए इस नियम को पूर्ण रूप से समझ लें। तो पहचान अर्थात इंट्रोडक्शन, इसमें होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी क्या क्या है? इज, आर, एम। इन तीनों का प्रयोग हम नियम के आधार पर करते हैं जैसा सब्जेक्ट होगा। तो नंबर 1 हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं अर्थात नियम की। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें नियम है कि यदि एक वचन का कर्ता हो अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर देंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर का प्रयोग कर देंगे, और यदि आई आ जाता है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रहे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो आइए हम इसे चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से यदि आप चार्ट को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आपको ट्रांसलेशन आएगा। इसके लास्ट में मैं ट्रांसलेशन अवश्य कराऊंगा। तो आइए अब देखते हैं नंबर 2 अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। अब इसके रूल्स क्या हैं हम चार्ट के माध्यम से ही सीखेंगे। जहां भी आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे उसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, यही इसका तरीका है। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपने देखा कि नेगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में 2 रूल्स होते हैं और इसमें भी वही होगा, हमेशा सब में यही चलेगा। फर्स्ट हो जाएगा इसका, यदि क्या शब्द वाक्य की प्रारंभ में हो अर्थात पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इसे हल कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क जो है नहीं लगाते तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके दूसरे रूल्स को। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वो क्या होता है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि सब जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। बाकी सारे रूल्स वही होंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। अब लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डी है जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ नॉट लगा देंगे, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ नॉट लगा देंगे, बस यही कार्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूर्ण रूप से समझ लिया। तब हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। तो आइए कुछ ट्रांसलेशन इसका कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सपोज दैट, छोटा ट्रांसलेशन पहले लेते हैं। वह जा रहा है। तो इसमें वह जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, जा रहा है ये हमारा वर्ब हो गया। तो हम सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। एक वचन का है तो बनेगा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था इज, तो ही इज। जाने की मीनिंग होती है गो, और हमने कहा था उसमें ING लग जाएगा, तो यहाँ पर ING जोड़ दिए, ही इज गोइंग। सिंपल। यदि हम थोड़ा सा इसको विस्तृत कर दें, वह बाजार जा रहा है। अब वह बाजार जा रहा है तो यह सब्जेक्ट हो गया, ये जो है वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट। कहीं जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, जहां जाते हैं वहां पर। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल से ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन मैं एक ही से सबका बता देता हूं बहुत आसानी से। तो आइए देखते हैं एक टीका कैसे बनता है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। दूसरा बन जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तीसरा हो जाएगा
क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी कब पढ़ रहा हूँ? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हो गए। अगर हम इसको निगेटिव भी ले लें यहाँ से, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ? तो निगेटिव में हो गया। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? फिर मैं अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ? फिर मैं अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ? कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा हूँ? इस प्रकार से इतना बन सकता है। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक वाक्य आप लेंगे और 12 बनाएंगे इसका। तो देखते हैं कैसे बनता है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम रीडिंग इंग्लिश। इसका हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? एम पहले हो जाएगा। एम आई रीडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? तो ये बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख जाएंगे व्हाई। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? तो व्हाई एम आई रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ रहा हूँ? हाउ एम आई रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहा हूँ? वेयर एम आई रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब पढ़ रहा हूँ? व्हेन एम आई रीडिंग इंग्लिश। ये डॉटेड लाइन का मतलब सेम वही है, इसको कुछ और अन्यथा मत लीजिएगा। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या पहले आ गया तो एम हो जाएगा। एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? व्हाई एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ? हाउ एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ? तो कहाँ के लिए वेयर एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा हूँ? व्हेन एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारे के सारे
जितने भी ट्रांसलेशन हैं सब हल हो गए। 1 से 12 बना। सोचिए यदि ये ट्रिक आप अपना लेते हैं तो कितने आसानी से आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। सिंपल से सिंपल और कठिन से कठिन ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं इसके बाद कुछ ऐसे भी ट्रांसलेशन कराऊंगा जो मिक्स होंगे, जो जल्दी कोई बताता ही नहीं है। जैसे अगर इंडिफिनिट था मैं पढ़ता हूँ तो उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कर दिया जाएगा और थोड़ा विस्तार करते करते आपको ऐसा सिखा दूंगा कि ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और ऐसे ट्रांसलेशन आप बोलेंगे जो कि शायद बच्चे आपको बता पाएँ। तो इसलिए आप जल्दबाजी न करें, बहुत धीमे धीमे चलें, आसानी से सीखें। रफ्तार तो बहुत बनानी है लेकिन पहले शुरुआत में बहुत धीमे से चलनी होगा, तब जाकर आपको यह सभी ट्रांसलेशन आ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको यह बताना है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद।